तो देखा आपने कैसे शिल्पी को उनके ही घर में मायावी शिकारियों ने अपनी कैद में ले लिया। और इसी तरह लोग होते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो क्या इस घटना से क्या सीखा आपने ताकि आप भी बचे रह सकें डिजिटल अरेस्ट से? आइए मैं आपको बताता हूं। अनजान नंबर से कॉल आए तो सावधान हो जाएं। ध्यान रहे कि ठग आपको फोन करके डरा धमका भी सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि पुलिस या आयकर अधिकारी कभी भी वीडियो कॉल पर नहीं आते। अगर ऐसा कहा जाए तो तुरंत फोन को डिस्कनेक्ट कर दें। ऐसे मामले में डरने की बजाय डट कर सामना करें। यह भी जरूरी है कि फर्जी कॉल या मैसेज आने पर 1930 पर कॉल करें और साइबर सिपाही बनकर जंग का हिस्सा बने। फ्रॉड का शक होने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, इसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। 1800-11-4000। मैं रिपीट करता हूं 1800-11-4000। या फिर दूसरा नंबर है सिर्फ 4 डिजिट का 1915 यानी 1915। साइबर क्राइम के रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप शिकायत करें। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in। इसके जरिए भी शिकायत जरूर करें ताकि सिस्टम को पता चले कि कौन साइबर फ्रॉड कहां पर चल रहा है। और आइए अब आपको ले चलते हैं साइबर क्राइम की दुनिया में और मिलवाते हैं साइबर क्रिमिनल्स से। आप भी समझिए कि आखिर ये कैसे काम करते हैं, क्या है इनके कामकाज का तरीका जिसके जरिए ये हमें अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल साइबर जालसाजी के तार न सिर्फ देश में बल्कि विदेश से भी जुड़े हैं। हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाते हैं जो कंबोडिया गया था इस सपने के साथ कि वो वहां काम करके अपना और अपने परिवार की आर्थिक मदद करेगा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वो साइबर जालसाजों के चंगुल में फंस गया है। वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन अपनी सूझबूझ से ये युवा न सिर्फ इन जालसाजों के चंगुल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ बल्कि उत्तर प्रदेश के एक जालसाज को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद की। देखिए प्रशांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता की साइबर अलर्ट को लेकर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नाम फैजल सैफी, चिठेड़ा गांव, दादरी, उत्तर प्रदेश। काम कंप्यूटर ऑपरेटिंग। कहां जाकर फंसे? कंबोडिया। कंबोडिया में क्या करते थे? कंबोडिया से भारत में ठगी करने वालों को डेटा देते थे। कैसे वापस आए? ठगों के सरगना को धोखा देकर। जिम में पसीना बहाते दिख रहे ये फैजल सैफी हैं। उत्तर प्रदेश के चिठेड़ा गांव में रहते हैं और अपना साइबर कैफे चलाते थे जहां ये फोटो स्टैट का काम भी करते थे। फैजल सैफी बताते हैं कि पैसों की तंगी लगातार घर में रहती थी। फोटो स्टेट की दुकान और साइबर कैफे से भी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी, बस गुजारा चल रहा था। इसी दौरान 2022 में उनकी मुलाकात विनोद भाटी नाम के शख्स से हुई। ये व्यक्ति फैजल की दुकान पर आकर पासपोर्ट की फोटोकॉपी करवाता था। फैजल बताते हैं कि उन्होंने जब उनसे विदेश में काम करने की इच्छा जताई तो विनोद भाटी ने तीसरे दिन ही उन्हें कंबोडिया का वीजा भेज दिया। सर साइबर कैफ़े है मेरी सिग्मा 2 में, तो एक आदमी हमारे पास काम कराने के लिए आता था। वो डेली 50-60 इतने अपने पासपोर्ट की कॉपी कराता था और नेपाल पुलिस वेरिफिकेशन की फ़ोटो कॉपी कराता था। तो उसने पहले लोग भेजे थे 40 लोग बुल्गारिया और फिर 50 लोग के समथिंग भेजे उसने इज़राइल। तो वो नई नई जगह भेजता रहता था। तो मुझे ये लगा कि हाँ जी ये इंसान जेन्युइन है, ये कोई फ्रॉड नहीं करेगा मेरे साथ और हमारा रेगुलर कस्टमर भी है। तो मैंने उसको बोला कि अंकल कोई अच्छी कंट्री हो तो फिर मुझे भी भेज देना वहाँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर वगैरह का काम जानता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की कोई जॉब हो तो बताना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कंबोडिया का है, आप जाना चाहो तो कंप्यूटर ऑपरेटर का।
मैंने पूछा उनसे कि काम क्या है, तो उन्होंने बोला स्टॉक मार्केट में डील करानी है आपको, इंडियन स्टॉक मार्केट में। मैंने बोल दिया ठीक है, मैं कर लूँगा ये काम। उन्होंने बोला ठीक है। अब मैंने जिस दिन उनको पासपोर्ट वगैरह अपना दिया, उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने मुझे फ़्लाइट का टिकट दे दिया कि अगले दिन आपकी फ़्लाइट है। मैं एयरपोर्ट से अपने साथ 4 लोगों के साथ निकला था। उन्होंने 3 लोग और भेजे थे, तो वो 3 और मैं, 4 लोग हम गए थे यहाँ से, सुजीत, अभिषेक और विशाल। फैजल कंबोडिया ये सोचकर पहुंचे कि उन्हें कोई बेहतर काम मिलेगा, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि वो साइबर जालसाजों के चंगुल में फंस गए हैं। ये जालसाज कंबोडिया में छुपकर भारत में साइबर ठगी करते हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि कंबोडिया से भारत में साइबर ठगी करने वाला चीनी नागरिक है और वो भारत से बेरोजगार युवाओं को झांसा देकर कंबोडिया से ठगी के रैकेट को अंजाम देता है। फैजल ने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। फैजल का ऑफिस कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में था। यहाँ 21 मंजिली इमारत की 16वीं मंजिल पर उनका ऑफिस था। इस फ्लोर से इधर उधर जाने की इजाजत नहीं थी। इतना ही नहीं, लगातार 12 घंटे से ज्यादा काम करना होता था और खाने रहने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। एक ही कमरे में 10 से 12 लोगों को रखा जाता था। फैजल की माने तो गिरोह का सरगना कंबोडिया निवासी चीनी दंपति है और गिरोह का जाल 15 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसमें फ्रांस, अमेरिका, इटली, पुर्तगाल वो देश हैं जहां से जालसाजी का पूरा नेटवर्क चलता है। फैजल का यहां तक कहना है कि जालसाजी और फ्रॉड करने से इनकार करने पर लड़कों को इमारत की छत से नीचे फेंक दिया जाता है। लगभग 15 दिन हमने वहाँ रहे उनके साथ। उनका जो चीज़ वो हमें दे रहे थे, उनको पढ़ना कि स्टॉक मार्केट क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में वो बता रहे थे। फिर उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, कैसे कैसे उन्हें फ्रॉड करना है। इंडिया की 30 कंपनियां हैं जिनों के साथ उन्हें फ्रॉड करना है। लिस्ट दी उन्होंने, जिसमें से कुछ ऐसी थी कोटक सिक्योरिटी और HDFC और अपस्टॉक था, ग्रो था। ये सारी 30 कंपनी थी जो डीमेट अकाउंट हैं जिनके हम खोल सकते हैं। इन्होंने बोला कि इनके साथ हमें फ़्रॉड करना है। तो फिर मैंने उनसे बात की कि ये कैसे करना है फ़्रॉड वगैरह। उन्होंने बताया कि इनके जो बड़े बड़े वो हैं एम्प्लॉय, इनके डायरेक्टर हैं, CEO हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, उनका बायोडाटा ये हम लोगों से निकलवाते थे वहाँ PC पे के कंप्यूटर से देख के। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, इनकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उससे इनकी सारी चीज़ें निकाल के दो, इनके सर्टिफिकेट क्या क्या है इनके पास, इनकी एजुकेशन क्या है, इनकी सारी डिटेल निकाल के दो, इनसे कांटेक्ट करने का तरीका, इनका इंडिया में एड्रेस, इनकी मेल ID वगैरह सब चीज़ें। अब ये लोग उनसे करते बात, उनसे इन्वेस्ट कराते अपने स्टॉक में और फिर इन्वेस्ट करवाने के बाद वो सारे पैसे ख़त्म कर देते। यही काम था उनका मेन वहाँ। वो बिटकॉइन में भी सेम ही उनका है, बिटकॉइन में भी अब उनका भी अपना बिटकॉइन वगैरह है, उसमें इन्वेस्ट कराते हैं और स्टॉक मार्केट में कराते हैं। ये उनके 2 काम थे मेन। तो वैसे हम लोगों ने मना किया, लेकिन अगर हम काम नहीं करते तो फिर हमारे ऊपर मुसीबतें आती, क्योंकि वहाँ एक बंगाली लड़का था, उसने बताया कि जो काम नहीं करता उसको ऊपर से फेंक देते हैं, और हम मेरे सामने फेंका था क्योंकि वो बंगाली था, तो मैंने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। वो बता रहा है हम लोगों को हमारी लैंग्वेज में, तो हमें लगा हम सभी डर गए चारों। तो हम लोगों ने कहा कि जब तक घर वाले पैसों का जुगाड़ नहीं कर देते तब तक हम लोग यहाँ रह के आराम से काम करेंगे, इनका साथ देंगे। जैसे ही पैसों का जुगाड़ हो जाएगा हम यहाँ से फ़ौरन निकल जाएंगे। फैजल को जब इस बात की जानकारी हो गई थी कि कंबोडिया में वो जालसाजों के नेटवर्क में फंस गए हैं, तब उन्होंने इस नेटवर्क से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें फ्रॉड करने से इनकार करना तो शामिल था ही, साथ ही रहने खाने की शिकायत के साथ एक अफ्रीकी साथी के साथ मारपीट ने उनकी रिहाई का रास्ता खोल दिया। जो अभिषेक था, ये बुलंदशहर वाला, इसको खांसी थी, इसको ये मोटा था थोड़ा, तो इसको खांसी हुई भी थी। एक अफ्रीकन लड़का था, वो इससे खुश नहीं था, इसको वो नापसंद करता था। इसके खांसने की वजह से वो इससे लड़ता था डेली कि तू सोने नहीं देता, खांसता रहता है हमेशा। अब बियर पी के उससे लड़ना डेली, उसको गालियाँ देनी। तो एक दिन कुछ ज़्यादा ओवर हो गया, उसने ज़्यादा ही गाली दे दी उसको। तो मुझे गुस्सा आया, मैं उठा और मैंने उसका गला पकड़ा और उसको मैंने नीचे फेंक के मारा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं तो उसको आराम से मारता। वो 3 लोग थे, तो 2 लोगों ने कुछ नहीं बोला, मैंने एक को मारा। तो फिर वहाँ ये बात हुई कि अब आप लोग इनके साथ रहोगे या फिर आपका
कमरा ही चेंज कर दें। उसने एक बार ऑफिस में भी लड़ाई की थी अभिषेक से, तो मैंने बोल दिया कि हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे, इस कंपनी में नहीं करना काम, हम दूसरी कंपनी में कर लेंगे या फिर हम लोग वापस इंडिया जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके लिए दूसरी कंपनी का अरेंज कर देते हैं। मारपीट करने के बाद फैजल एक दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद उन्होंने उसी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर यानी जालसाज की कंपनी ज्वाइन कर ली। यहाँ भी उन्होंने जालसाजी करने से इनकार कर दिया और फिर एक दिन उन्हें कंबोडिया से भारत आने का मौका भी मिल गया। लेकिन कंबोडिया से आने से पहले फैजल वो खुलासा करते हैं जिसे सुनकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कंबोडिया में बैठा चीनी ठग कैसे भारत में साइबर फ्रॉड की वारदात को अंजाम देता है। यूपी पुलिस ने एक चाइनीज़ बंदा अरेस्ट किया था, उसके पास थी लगभग 800 या 1000 सिम थी लगभग। तो इतनी सिम मिलना एक बाहर के बंदे के पास ये बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उसको रिमांड वगैरह पे लिया जो भी है। तो उससे पूछा तो उसने एक वही पासपोर्ट दिया मेरा, और मेरे उसने तारीफ़ की कि ये बंदा है, ये वहाँ टीम लीडर है, जो भी उसने बताया। तो उसने यही बोला था कि ये अच्छा काम करता है, ये टीम लीडर है। तो फिर पुलिस वालों ने मुझे कांटेक्ट किया कि जल्दी आओ, आपसे बात करनी है। मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है पुलिस वाला बन के, शायद क्योंकि मेरे दोस्त हैं ऐसे, वो मजाक करते हैं। मैंने उनको फिर वीडियो कॉल बोला कि वीडियो कॉल करके दिखाओ आप कौन हो। तो वो पुलिस वाले ही थे, मैं उस टाइम पे गांव में था। मैंने बोला कि देखो अभी तो मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अभी आना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उस टाइम मैं डर गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी फैमिली को बताया, वो थाना यहाँ आ गए थे दादरी, बिसरख थाने से दादरी आ गए वो। तो मैंने अपनी फैमिली को बताया पापा को कि ऐसे ऐसे बात है। पापा ने जाके उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो बड़े अधिकारी हैं वो थाने में बैठे हुए हैं और उनको सिर्फ आपसे बात करनी है, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता नहीं था कि ये मैटर क्या है। उन्होंने तो सिर्फ सिम देखी हैं, सिम पकड़ी हैं। उसके अलावा क्योंकि वो चाइनीज़ बोल रहा है, उसको इंग्लिश नहीं आती, इन लोगों को चाइनीज़ नहीं आती, तो उन्होंने बोला कि हमें यही नहीं पता कि मैटर क्या है। पुलिस वालों ने बोला कि आप आओ और हमें बताओ क्या मामला है। गांव में वो गए, यहाँ से झाझर, यहाँ से लगभग ऐसे पड़ेगा 40 किलोमीटर दूर। तो पुलिस वाले मुझे रात को ही लेकर आए और वहाँ जब मैं पहुँचा, वहाँ मैंने देखा IPS, DGI, DSP, SI सब वहाँ बैठे थे, SP वगैरह सब थे वहाँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा हमें सिर्फ इतना बता दो, ये मैटर क्या है, इसके पास सिम मिली है, आपका पासपोर्ट है, इतनी सिम मिलना बहुत बड़ी बात है। और ये तो बाहर का है, यहाँ इंडिया के भी बंदों के पास इतनी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, ये तो भी बाहर का है, क्या मैटर है ये। फिर मैंने उनको बताया कि ये मैटर है, ये लोग बाहर भेज रहे हैं मानव तस्करी वगैरह में, और वहाँ 2 नंबर का काम करा रहे हैं, इंडियन लोगों के साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं। कई लोग एक्टिव हैं क्या मतलब यहाँ से भेजने में? हाँ, कौन-कौन है? उसके ये जो मैंने ये लोगों को पकड़वाया था, उसी रात को पुलिस वालों ने भेजा था मुझे नैनीताल। वहाँ से जो मेरा एजेंट था राव अगस्त्य भाटी, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद भी एक इन्फ्लुएंसर है बॉबी कटारिया, उसको भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने, वो भी कंबोडिया ही भेज रहा था लोगों को। अब भी भेज रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, अब भी भेज रहे हैं कंबोडिया। फैजल सैफी की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कंबोडिया से भारत आने का मौका मिल गया। फैजल ये भी बताते हैं कि कंबोडिया में रह रहे भारतीय युवाओं की हालत बेहद खराब है। फैजल की माने तो गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर के करीब 10 से 12 युवा अभी भी कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में हैं। इन सभी को दादरी के ही रहने वाले विनोद भाटी ने कंपनी में नौकरी के नाम पर भेजा था। हालांकि भारत सरकार ने कंबोडिया में फंसे कई नागरिकों को वापस लाने में सफलता भी हासिल की है, लेकिन अभी भी बहुत से युवाओं को कंबोडिया ले जाकर भारतीय नागरिकों से साइबर ठगी की वारदात कराई जा रही है। कंबोडिया में बैठे ये मजबूर बेरोजगार अब मजबूरी में साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। लाइव टाइम्स के लिए प्रशांत त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।